अब हम इधर आते हैं, अगला केस कौन सा है? इम्पेरेटिव का मतलब होता है जिसमें आप किसी तरह का आदेश, रिक्वेस्ट, मनाही, सजेशन दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, उस तरह के वाक्य को बुलाया जाता है। कैसा वाक्य? इम्पेरेटिव। हिंदी में बचपन में इसको आपने निषेधात्मक या आदेशात्मक के नाम से स्कूल में पढ़ा होगा। अब अगर हमारे पेपर में इम्पेरेटिव आ गया तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सेड या सेड टू को ऑर्डर के केस में बदलना है ऑर्डर्ड में, कमांड के केस में कमांडेड, एडवाइस के केस में, रिक्वेस्ट के केस में, मनाही के केस में, सजेशन आए तो सजेस्टेड, सुझाव आए तो सजेस्टेड। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पहचानने लायक नहीं होंगे कि पता कैसे लगेगा मैम। तो देखो बेटा, कमांड जो होती है ना वो ज्यादातर मशीनों को आर्मी में या आपका सीनियर देता है। तो मशीन को कुछ कह रहे हो, आर्मी की कोई बात हो रही है, सीनियर कुछ लिखा है, बॉस लिखा है, तो आप समझ सकते हो क्या होगा? कमांड होगा। एडवाइस हमेशा ज्यादा अनुभवी आदमी कम अनुभवी आदमी को देता है, या ज्यादा उम्र का व्यक्ति कम उम्र के व्यक्ति को देता है। तो जहां पे सेंटेंस आपका ज्यादा अनुभव या उम्र से छोटे की तरफ झुकता दिखे वहां पे आप क्या मानोगे? एडवाइस। अगर वही सेम बात दो बराबर के लोग एक दूसरे को कह रहे हैं तो सजेशन हो जाता है। छोटा बड़े को कह रहा है तो सजेशन हो जाता है। बड़ा छोटे को कुछ समझा रहा है तो वो एडवाइस हो जाती है। कैसे पता लगेगा मैम? उसने कहा फादर सेड टू हिज सन, एडवाइस है। उसने कहा सन सेड टू हिज फादर, सजेशन है। उसने कहा राम सेड टू पिंकी, सजेशन है। हमें जहां पे भी एक्सपीरियंस नहीं दिखेगा सजेशन, हमें जहां भी उम्र नहीं दिखेगी सजेशन। अगर हमें उम्र दिख रही है, एक्सपीरियंस दिख रहा है सेंटेंस में, तो हमारा आंसर एडवाइस। रिक्वेस्ट बेटा प्लीज और काइंडली से पता चल जाता है। प्लीज या काइंडली से सेंटेंस बनाए तो वो क्या है? रिक्वेस्ट है। फॉरबिडनेस मनाही को कहते हैं, काम करने से रोकना। डोंट, नेवर, डू नॉट ऐसा कुछ दिखेगा तो समझ जाना क्या है? फॉरबिड। सजेशन मैंने आपको बता ही दिया, या तो बराबर या छोटा व्यक्ति किसको कह रहा है? बड़े को, तो वो क्या हो जाता है? सजेशन। इन्वर्टेड कोमा की जगह आपने इंपेरेटिव में हमेशा किसका इस्तेमाल करना है? टू का। पहले सिंपल पढ़ा था उसमें दैट आया था। इंटेरोगेटिव पढ़ा तो इफ, WH और वेदर की बात हुई। इंपेरेटिव आते ही इन्वर्टेड कोमा किस में बदल रहा है? टू में। ये बारीकियां आपने ध्यान करनी है, ऑप्शन में मदद करती हैं। आपका एग्जामिनर इंपेरेटिव सेंटेंस के ऑप्शन में दैट लिख के देगा तो आपने देखते ही उस ऑप्शन को आउट कर देना है। वहां टाइम बचता है और नंबर आते हैं फिर नरेशन में। तो इन चेंजेस पे फोकस करना बेटा। हाँ, एक बात याद रखना, इनमें से किसी भी वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल कभी भी नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा ही ऑर्डर्ड टू मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह टू आएगा। यू रिक्वेस्टेड टू हिम, दे सजेस्टेड टू मी, जचता है ये, पर आएगा नहीं। इन वर्ब्स के साथ कभी टू नहीं लगाया जाएगा नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच सॉल्व करते हुए। अब इसके अलावा पुराने 3 चेंजेस थे, अगर आपको याद है, टेंस, प्रोनाउन, एडवर्ब। ध्यान देना मेरी तरफ। प्रोनाउन चेंज अगर आ जाए तो कर देना। प्रोनाउन अगर इसमें आ जाए तो रूल लगा के प्रोनाउन चेंज कर देना। टेंस और एडवर्ब इसमें बदले नहीं जाते। टेंस और एडवर्ब इसमें बदले नहीं जाते। कारण बताऊंगी क्यों, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। सेंटेंस क्या लिखा है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ओपन योर बुक। सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं। द टीचर ordered the students to open your सेकेंड पर्सन। स्टूडेंट्स के हिसाब से प्रोनाउन बदल दिया मैंने, कोई एडवर्ब और टेंस बदला नहीं जाएगा। अब ये ओपन का ओपन ही क्यों रह गया मैम? ओपनड क्यों नहीं किया? टू की वजह से। मैंने कहा था टेंस चेंज क्यों नहीं होता, उसका कारण बताऊंगी। उसका कारण ये है, इसमें टेंस ना बदल पाने का कारण है टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है ग्रामर में।
टू प्लस इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है, तो टू कभी भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी अपने साथ रखता ही नहीं है। इस वजह से हम इंपेरेटिव में इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू पक्का आता है, और टू के साथ ये वर्ब पक्का बैठती है, तो कभी भी टेंस चेंज नहीं हो पाता। अब वर्ब ही क्यों बैठती है मैम? क्योंकि इंपेरेटिव में कभी सब्जेक्ट नहीं होता बेटा, सिंपल में ना सब्जेक्ट आ जाता है, तो सेंटेंस का कनेक्शन बदल जाता है। यहां हमेशा वर्ब से ही सेंटेंस शुरू होता है, और वो वर्ब हमेशा किसके पास आके बैठती है? टू के। तो इस वजह से इंपेरेटिव के किसी भी केस में टेंस बदलना संभव ही नहीं होता, इसीलिए टेंस सेम टू सेम। और जब टेंस नहीं बदलता ना जहां जहां, वहां एडवर्ब चेंज भी नहीं होता, क्योंकि टेंस बदलने से ही टुडे का दैट डे क्या होता है? प्रेजेंट से पास्ट। टुडे प्रेजेंट होता है, दैट डे पास्ट होता है, पास्ट हमने इसमें करना नहीं, तो इस वजह से टुडे का दैट डे भी नहीं होता। क्या मैं समझा पा रही हूं अपनी बात? तो पुराने 3 चेंजेस में से एक ही चेंज हो रहा है, कौन सा? प्रोनाउन चेंज, बाकी 2 अवॉइड। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है ना, वो फीलिंग समझने की है कि पेपर में सेंटेंस आया कौन सा। 2 ही खेल है, पहला खेल इंपेरेटिव आया कि नहीं आया ये पता लगे, अगर इंपेरेटिव आया तो दूसरा खेल ये है कि केस कौन सा आया, उस हिसाब से आपने अपना ऑप्शन चुनना होता है। इसके सिवाय इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। तीसरा खेल वो ना जवान बच्चों की सोच की वजह से खेल पाता है, जैसे इसी सेम सेंटेंस में मैंने लिख दिया, ऑरेंज कलर ले लेते हैं भाई, नहीं तो अलग अलग लगेगा सेंटेंस। मैंने कहा प्लीज ओपन योर बुक्स। अब आप क्या बदलाव करोगे? द टीचर रिक्वेस्टेड द, यही गलती होगी, ऑर्डर्ड ही रहेगा। टीचर को बच्चे को किसी भी केस में रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये बात क्योंकि आगे की जो जनरेशन है उसको बतानी पड़ रही है, इसीलिए केस अलग बन जाता है, नहीं तो ये कोई केस है ही नहीं, ये कॉमन सेंस है कि टीचर प्लीज भी कह रहा है तो ऑर्डर ही दे रहा है, पापा प्लीज भी कह रहे हैं तो ऑर्डर ही दे रहे हैं, बड़ा भाई प्लीज भी कह रहा है तो ऑर्डर ही दे रहा है, उसको आपको रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें संस्कार और व्यवहार कहा जाता था। जब हम स्कूल में होते थे तो ये सिखाया जाता था। अब आजकल स्कूलों में आईटी, रोबोटिक्स ये सब आ गया है, तो बच्चे भी रोबोट बन रहे हैं, उनके अंदर इस तरह के जो इमोशन है वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, तो इसलिए ये केस अलग बनने लग गए हैं। अदरवाइज ये कोई केस है नहीं, दोनों में इनडायरेक्ट स्पीच सेम ही है, ऑर्डर ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। पर क्योंकि हमारे बच्चे ने प्लीज देख के रिक्वेस्ट हो गया, उसको ये सेंस देनी पड़ती है कि बड़ा छोटे को रिक्वेस्ट नहीं करता है, छोटा बड़े को रिक्वेस्ट करता है, तो उस केस में रिक्वेस्टेड होगा। टीचर ने कहा, फादर ने कहा, एल्डर ब्रदर ने कहा, बॉस ने कहा, वो ऑर्डर ही है तुम्हारे लिए। समझ गए? चाहे प्लीज लगाओ, चाहे डोंट लगाओ, चाहे नेवर लगाओ, वो हमारे लिए क्या है? ऑर्डर है।